Hello friends, today's our topic is why comparative politics। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारे व्याख्यान का बिंदु है तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्यों करना चाहिए अथवा तुलनात्मक राजनीति महत्वपूर्ण क्यों है, अथवा ये भी कहा जा सकता है कि हमें तुलनात्मक राजनीति की आवश्यकता ही क्यों है। जब राजनीति विज्ञान और उसकी मेजर ब्रांचेज हमारे पास अवेलेबल हैं तो हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्यों पढ़ना चाहिए। इट मीन्स वाही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो आइए इस पर परिचर्चा आरंभ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वाही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हैव मेजर रेलेवेंस फ्रॉम ग्रीक सिटी स्टेट टू मॉडर्न नेशन स्टेट। वाई तुलनात्मक राजनीति, जैसा कि मैंने पहले भी अभिव्यक्त किया कि एज ए डिसिप्लिन और एज ए सब डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस comparative politics have emerged in mid-20th century, but comparative politics as a comparative method was available in Greek city-state. Father of comparative politics Aristotle first was first thinker which had used the comparative method in classification of states and constitution, and the hectonymic classification of states by Aristotle. So, Greek city state to modern city state तुलनात्मक राजनीति अपना उपयोग रखती है और प्रासंगिकता को बनाए हुए है। तुलनात्मक राजनीति यूनानी नगर राज्यों से आरंभ होकर वर्तमान आधुनिक राष्ट्र राज्यों तक अपने महत्व को बरकरार रखती है। अकॉर्डिंग टू फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिस तरह से अरिस्टोटल को राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में देखा जाता है, ठीक ऐसे ही तुलनात्मक राजनीति का जनक भी अरिस्टोटल को माना जाता है। मॉडर्न स्टेट के संदर्भ में अथवा सिटी स्टेट के संदर्भ में जो परिचर्चा अरिस्टोटल के द्वारा की गई वह तीन की टर्म से जुड़ी हुई है, विच आर नंबर 1 इज पॉलिस, सेकेंड इज पॉलिटी एंड थर्ड इज पोलिसिया। ऑल वर्ड्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, तीनों ही शब्द यूनानी भाषा के हैं। देयर पोलिस मीन्स सिटी स्टेट ऑफ ग्रीक, यूनान के छोटे छोटे नगर राज्य सच एज एंड फॉर इंस्टांस एथेंस एंड स्पार्टा। सेकेंड टर्म इज पॉलिटी, इट मीन्स what is the political system of city state of Greece, and the third term is policia, it means what is the constitution of city state. So polis reflect and represent the city state of Greek. Polity represent, the term polity have represent the political system of Greek city state, and policia describe the constitution and rules and regulations of city state. So comparative politics began from Aristotle's era. हमें तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्यों करना चाहिए? इसके बहुत से रीजन्स होते हैं, बहुत से घटक होते हैं, तत्व होते हैं कि हम तुलनात्मक राजनीति को क्यों पढ़ें। परंतु इन महत्वपूर्ण तत्वों में से तीन सबसे जो बेसिक रीजन्स हैं, तीन मुख्य कारण हैं, तीन मुख्य मेजर कंपोनेंट्स हैं, फॉलोइंग आर, ये निम्नलिखित हैं। नंबर 1 इज टू अंडरस्टैंडिंग आवर ऑन कंट्री, हमें अपने देश को समझने के लिए तुलनात्मक राजनीति की आवश्यकता है। तुलनात्मक राजनीति इसलिए महत्वपूर्ण है, टू अंडरस्टैंडिंग अदर कंट्रीज, अन्य देशों को समझने के लिए हमें तुलनात्मक राजनीति की आवश्यकता होती है। तुलनात्मक राजनीति इसलिए प्रासंगिक है, टू कंस्ट्रक्टिंग वैलिड जनरलाइजेशन, वेद सामान्यकरण के लिए हमें तुलनात्मक राजनीति की आवश्यकता है। इन तीनों तत्वों के अलावा बहुत से ऐसे घटक हैं, बहुत से ऐसे कारक हैं जो तुलनात्मक राजनीति की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं, अथवा दे फैक्टर्स describe the importance of comparative politics in modern state and the modern era. So, number first reason is understanding our own country.
यू कैन सी इन दिस पिक्चर इंडिया। हमें अपने देश को समझने के लिए, अपने देश के बारे में जानने के लिए तुलनात्मक राजनीति की आवश्यकता होती है। अब आप सोच रहे होंगे, जब हमें अपने बारे में जानना है तो हमारे देश के बारे में जानने के लिए, हमें अपने बारे में जानने के लिए दूसरों के बारे में जानने की क्या आवश्यकता है। परंतु ऐसा नहीं है। हम दूसरों को जानकर अथवा दूसरों के बारे में नॉलेज गेन करके ही हम अपना मूल्यांकन कर सकते हैं अथवा अपने आप को समझ सकते हैं। टू अंडरस्टैंड आवर ओन कंट्री वी मस्ट स्टडी अदर कंट्री एज वेल। हमें अपने देश को समझने के लिए ठीक उसी तरह से अन्य देशों को भी समझना होगा, जिसके माध्यम से हम उन देशों के व्यवहार के बारे में, राजनीतिक मूल्यों के बारे में, सामाजिक मूल्यों के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में, उनकी संस्थाओं के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में जान सकें और ये पहचान कर सकें तथा अपने देश से इसका कंपैरिजन कर सकें। तभी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई व्यवस्था जो हमें अपने देश में यूनिक लगती है, अलग लगती है, सबसे महत्वपूर्ण लगती है, क्या वास्तव में ऐसी व्यवस्था हमारे ही देश में है अथवा अन्य देशों में भी ऐसी व्यवस्थाएं विद्यमान हैं अथवा वो व्यवस्थाएं बहुत पहले ही दूसरे देशों में बनी हुई हैं। जैसे कि ओम्बुड्समैन 1809 ईस्वी, जिस लोकपाल और लोकायुक्त को स्थापित करने के लिए हमने लंबे समय तक संघर्ष किया या भारत में जो आंदोलन चला है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें दूसरे देशों को जानने पर ही हम ऐसी संस्था की स्थापना कर सकते हैं जो कि सिटीजन राइट्स का प्रोटेक्ट करती है, उनका प्रोटेक्शन देती है, उनको संरक्षित रह देती है, उनको संभाल कर रख सकती है। या जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं अथवा अन्य संस्थाएं हैं जो सर्विस प्रोवाइडर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा शोषण को रोका जा सकता है, उनके द्वारा किए जा रहे राजस्व के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। इसलिए हमें दूसरे देशों के बारे में जानने के लिए तुलनात्मक राजनीति की आवश्यकता होती है और दूसरे देशों को जानने से ही हम अपने देश के बारे में सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रुडयार्ड किपलिंग लिखते हैं कि वाट नॉट ही ऑफ इंग्लैंड हु ओनली इंग्लैंड नॉट। वह इंग्लैंड के बारे में क्या जानता है जो केवल इंग्लैंड का ज्ञान ही रखता है। इसका मतलब है कि एक ब्रिटिश सिटीज़न जो केवल ब्रिटेन के बारे में ही ज्ञान रखता है, वह वास्तव में कुछ भी नहीं जानता है। जब तक वह ब्रिटेन के अलावा अन्य देशों के बारे में नहीं अध्ययन करेगा, अन्य देशों के बारे में, उनकी संस्थाओं के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में, वोटिंग सिस्टम के बारे में, इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में, लेजिस्लेचर के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में, जुडिशरी के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, सिटीजन राइट्स के बारे में जब तक अध्ययन नहीं करेगा तो वह अपने देश को अच्छी तरह से नहीं समझ सकता है। यदि हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन नहीं करते हैं तो रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं हम ठीक वैसे ही हैं जैसे कि एक मछली। इसका मतलब हमारा जीवन लाइफ एज ए फिश, एक फिश के समान होता है। रुडयार्ड किपलिंग स्टेट्स दैट फिश हैव नो एनी इमेज एंड इमेजिनेशन, she have no any experience and fish have no any knowledge about the rather than water and about the land। मछली के पास कोई कल्पना नहीं होती है, मछली के पास कोई अनुभव नहीं होता है और वह किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रखती है ज़मीन के बारे में, भूभाग के बारे में। इसलिए जो छोटे बच्चों को एक पोइम या कविता के रूप में पढ़ाई भी जाती है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। इसका मतलब है कि वह जल से बाहर का ज्ञान नहीं रखती और इसलिए उसका जीवन का जो लाइफ एग्जिस्टेंस है वो ही डेंजर हो जाता है, खतरे में पड़ जाता है। आप कह सकते हैं कि वो मर जाती है, उसका जीवन का अंत हो जाता है। ठीक ऐसे ही यदि हम अपने देश के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें दूसरे देशों के बारे में नॉलेज रखना ही होगा, तभी हम अपने देश के बारे में भली भांति ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसलिए सबसे पहला मुख्य कारण यही है तुलनात्मक राजनीति की आवश्यकता का, इम्पोर्टेंस का और रेलेवेंस का, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति प्रत्येक राज्य के प्रत्येक सदस्य को अपने राज्य के बारे में ज्ञान अर्जित करने में सहायता करती है।
second major reason is that understanding other countries. अन्य देशों के बारे में अध्ययन करने के लिए, अन्य देशों के बारे में ज्ञान अर्जित करने के लिए हमें तुलनात्मक राजनीति सब डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है. What these countries do often affects us directly or indirectly. They import duties on our goods, refuse to sign trade agreements, or agree to pollution controls, do not contribute to international peacekeeping forces, threaten us with military forces, or are unhelpful in trying to solve इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. यहाँ सबसे मुख्य जो बात यह है कि किस तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो देश एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उन देशों के द्वारा विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर कैसी राय रखी जाती है, उनके द्वारा किस प्रकार से थ्रेट करने का कार्य किया जाता है, पीस कीपिंग स्थापित करने का कार्य किया जाता है, किस तरह से वो पीस कीपिंग में सहयोग नहीं देते हैं या देते हैं, किस तरह से वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्य करते हैं और नहीं करते हैं. अलग अलग मुद्दों पर विभिन्न देशों की अलग अलग राय क्यों होती है और वो अलग अलग तरह की एक्शन क्यों लेते हैं. स्टेट जिसको आप कहें तो डेमोक्रेटिक स्टेट, मतलब जिन राज्यों में डेमोक्रेसी है वहाँ भी जो पीपुल होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो किस तरह से प्रोटेस्ट करते हैं, उनके प्रोटेस्ट करने का तरीका क्या है, या जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ गवर्नमेंट के द्वारा अपने सिटीजन के साथ किस तरह से पॉलिटिकल बिहेवियर किया जाता है, उस बिहेवियर में अंतर क्यों होता है, डिफरेंसेस क्यों होते हैं. लाइक वी कैन से दैट रूल ऑफ लॉ अप्लाई इन यूके एंड रूल ऑफ लॉ अप्लाई इन इंडिया. बोथ आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, both are liberal countries, but we can say that both are different form as a rule of law. जिस डेमोक्रेसी की बात ब्रिटेन की कही जा रही है वह शताब्दियों के विकास का परिणाम है. इट मीन्स ब्रिटिश डेमोक्रेसी हैव डेवलप्ड after many centuries and result of long centuries, but Indian democracy imposed, and we can say that Indian democracy imposed by UK. Democratic values and characters have developed in UK citizens, but Indian citizens are not adaptable democratic values, and we can say that Indian citizens have no any democratic countries. They have not held the democratic norms, beliefs, attitudes, etc. So both country are different manner to application the rule of law. दोनों ही जो राज्य हैं वहाँ कानून के शासन की अवधारणा भिन्न भिन्न स्वरूपों में है. ब्रिटेन के लोगों में जो लोकतांत्रिक मूल्य विकसित हुए हैं वो शताब्दियों के बाद हुए हैं, इसलिए उनको हर चीज़ लिखने की या मौलिक अधिकारों की लिखने की आवश्यकता नहीं है, रूल्स रेगुलेशन रिटर्न की आवश्यकता नहीं है. बहुत से कार्य या मैं कह सकता हूँ कि अधिकांश मानवीय जीवन से जुड़े हुए कार्य अभी समयों के कारण या जो अच्छी परंपराएं हैं उसके कारण ही निष्पादित हो जाते हैं. आम समस्या जो भारतीय नागरिक या पिछड़े देश के नागरिकों को करनी पड़ती वहाँ उनकी कल्पना में ही ऐसी समस्याएं नहीं होती. इसलिए वास्तव में भिन्न भिन्न देशों में किस तरह से ये भिन्न भिन्न वातावरण होता है और भिन्न भिन्न एक्टिविटीज यू कैन सी इन फॉलोइंग 3 पिक्चर्स. वन इज सिंबल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन वर्ल्ड स्टेट्स like in red colors, reflect in red colors from many years. They are conflicted areas in the world. You can see in second pictures common citizens as a militia, revolt and protest of government like as a army. Small boy operate the gun. You can see
the big boy through the stones and capture the pictures. You can see in third pictures police and citizens are inter conflict. It's very dangerous. So what happened and why happened, ऐसा क्यों होता है और ऐसी घटनाएं आप और हम क्यों देख पा रहे हैं, ऐसा क्या कारण है कि अलग अलग राज्यों में सब नागरिकों के अलग अलग तरीके होते हैं। इसको समझने के लिए हमें कि कोई किस तरह से प्रतिरोध करता है या अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता है, शांतिपूर्ण प्रतिरोध किया जाता है, हिंसा की जाती है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। All states have hold the different cultures, different history, different institutions, different mechanism, and they represent the different political systems. So we should read the other countries to gain the knowledge of comparative politics and the other countries. So we कैन से दैट वाई डू दे एक्ट दिस वे, वो इस तरीके से कार्य क्यों करते हैं। इसका जवाब है नोइंग देयर हिस्ट्री, उनके इतिहास को जानना, कल्चर उनकी संस्कृति को जानना, एंड इंस्टीट्यूशंस उनकी संस्थाओं को जानना हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन देयर एक्शंस एंड परहैप्स चेंज द सिचुएशन फॉर द बेटर। हम उनकी संस्थाओं के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में और उनके इतिहास के बारे में समझ रखकर, ज्ञान अर्जित करके इसे स्पष्ट कर सकते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं, और इसको रोककर हम एक संवैधानिक स्वरूप में एक अच्छी स्थिति का निर्माण कर सकते हैं या बेटर सोसाइटी का क्रिएशन कर सकते हैं। इसलिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स रेलेवेंस रखती है और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की हमें आवश्यकता है। इनके अलावा तीसरा जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट फैक्टर्स है टू कंस्ट्रक्टिंग वैलिड जनरलाइजेशन, ये प्रत्येक बेसिकली यूज इन नेचुरल साइंसेज बट all society is a lab of political science and for the comparative politics. So we want to create a better society. यदि हम एक अच्छे समाज का सृजन करना चाहते हैं तो हमें तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करना होगा। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के माध्यम से हम कैसे बेटर सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं। वी शुड फॉलो द यूनिवर्सल नॉर्म्स, वैल्यूज, ओरिएंटेशंस, एटीट्यूड्स एटसेट्रा। हमें ऐसे यूनिवर्सल मानक, नॉर्म्स तय करने होंगे जो ह्यूमन सोसाइटी को बेटर सोसाइटी की ओर आगे बढ़ाते हैं। उन सब के बारे में हमें वैश्विक आयाम तय करने होंगे, उनको फॉलो करना होगा। जैसे गुड गवर्नेंस के बारे में कि सदशासन या मिलेनियम गोल्स जो यूएनओ के द्वारा डिसाइड किए गए हैं, ह्यूमन राइट्स जो डिसाइड किए गए हैं, उन सब को प्राप्त करने के लिए पूरे वैश्विक समाज को, एक ग्लोबल विलेज जो वैश्विक ग्राम की बात कही गई है, मिलजुल कर ऐसे नॉर्म्स स्थापित करने होंगे जो एक बेटर सोसाइटी का क्रिएशन कर सके। और इसके लिए हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्टडी की आवश्यकता पड़ती है कि ब्रिटेन के लोग ईमानदार क्यों हैं और भारत या पिछड़े हुए देशों के लोग ईमानदार क्यों नहीं हैं या बहुत कम ईमानदार क्यों हैं। अमेरिका की पुलिस इतनी शीघ्र कार्रवाई क्यों करती है और भारत की पुलिस शीघ्र कार्रवाई क्यों नहीं करती है। जिन देशों में डेमोक्रेसी है वहाँ भी एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति राजा की तरह बिहेव करता है और कुछ देशों में एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आम आदमी की तरह व्यवहार करता है। स्विट्ज़रलैंड का प्रेसिडेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आम लोगों के साथ यात्रा कैसे कर सकता है और भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ऐसी कल्पना भी क्यों नहीं कर सकता है। सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की हमें ये नीड्स होती है इन तीन मेजर फैक्टर्स के लिए। इसके अलावा बहुत से फैक्टर्स हैं। अंडरस्टैंडिंग फॉर अदर फैक्टर्स, अन्य कारकों को भी हम समझ सकते हैं कंपैरिजन करने के लिए। लाइक एग्जांपल, गन क्राइम फिगर इन यूएसए, इजराइल एंड स्विट्ज़रलैंड रिफ्लेक्ट्स डिफरेंट रिजल्ट्स सच एज। इन तीनों देशों में ये केवल ऐसे उदाहरण की किस तरह से हम सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, एक उदाहरण के द्वारा यहाँ समझने का हम प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिका, इजराइल और स्विट्ज़रलैंड
तीनों देशों में यदि हम गन और क्राइम इन दोनों के बीच कोरिलेशन का स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो वो एक डिफरेंट डिफरेंट होता है। हाउ, कैसे? यूएसए, दोनों तरफ एरो के सिंबल ऊपर की ओर और नीचे की ओर, ये गन, इट मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन्स, हथियारों की उपलब्धता, एंड दिस रिफ्लेक्ट नंबर्स ऑफ क्राइम एंड द लेवल्स ऑफ क्राइम, अपराध का स्तर, संख्या, अपराधियों की संख्या, गन, हथियारों की उपलब्धता। अमेरिका में हथियारों की उपलब्धता क्राइम को बढ़ाती है। ओके, availability of guns to increase the crime in USA. It is the one facts and one quotation. Second is Israel. Availability of gun is not increase the crime in Israel. Why? And third is Switzerland. Availability of gun, it is not increase the crime in Switzerland. Why? Because this is not a basic and universal norms for comparison and comparative analysis, because three countries have different culture, different systems, and different history. So we find out the different result in USA, Israel, and Switzerland. So it is not compulsory for three countries that availability of gun and weapons to increase the rate of crime and the level of crime. So comparative politics have major importance in current scenario and in current political scenario, where political instability, political revolt, protections, war, interstate conflicts, and global level issues like political economy, climate change, carbon exhaustion, etc. So we can say that comparative politics, why comparative politics? Comparative politics have more needs for human society to create a better human society. So today's our lecture have been completed with this topic. आप सभी मेरे इन तुलनात्मक राजनीति के संबंधित व्याख्यानों को सामोता ऑनलाइन क्लासेस फर्स्ट के माध्यम से यूट्यूब पर देख सकते हैं। यदि आपको मेरे व्याख्यानों से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न है, सवाल है, जिज्ञासा है, तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9784084824 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा व्याख्यान ध्यान से सुनने और देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।